नवंबर का महीना था। गांव सीतापुर पर ठंड की पहली मार पड़ चुकी थी। सुबह का कोहरा इतना घना था कि 4 कदम दूर खड़ा आदमी भी दिखाई नहीं देता। हर झोंपड़ी के ऊपर से सफेद धुंध ऐसी लटक रही थी जैसे किसी ने पूरे गांव को रुई से ढक दिया हो। गांव के अमीर घरों में लकड़ी के अलाव जल रहे थे, लेकिन किशोर की झोंपड़ी में बस ठंड, सन्नाटा और बंद पड़ा चूल्हा था। राधा बिटिया, चादर अपने ऊपर और खींच ले, बाहर की हवा बड़ी ठंडी है। बापू, बड़ी ठंड लग रही है, आग नहीं जलाएंगे क्या? लकड़ी होती तो जलाते बेटा। खेत में जो डंठल पड़े थे वो भीग गए हैं, जब धूप निकलेगी तो सुखा लेंगे। सुनिए जी, मैंने थोड़ा भूसा और थोड़ा लकड़ी बचाया है, उसी से अलाव जला लेते हैं। नहीं नैना, वो भूसा और लकड़ी तो गैयों के लिए है। हम तो एक रात ठिठुर लेंगे, मगर गाय बेचारी क्या करेंगी? उन्हें भी तो सांस लेनी है, उन्हें भी तो जीवित रहना है। झोपड़ी के बाहर हवा दस्तक दे रही थी। दीवारों के बीच से बर्फीली हवा अंदर घुस रही थी। गांव के अमीर बब्बन सेठ के यहाँ आज जश्न था। बेटी की सगाई हो रही थी। चारों ओर रोशनी, ढोलक और खाने की खुशबू फैल रही थी। किस्मत वालों के घर में तो ठंड में भी गर्मी होती है। मेरे हिस्से में बस धुआं, ठिठुरन और भूख ही आई है। किशोर ने आसमान की ओर देखा। धुंध के बीच कहीं चांद दिखाई दे रहा था। उसे लगा जैसे भगवान भी कहीं ठंड में सिमट गए हों, और वो सोचता रहा, क्या इस सर्दी में हमारी किस्मत भी जम जाएगी? रात भर की ठंड ने जैसे हर चीज को जमा दिया था। सुबह होते ही सूरज की किरणें तो दिखीं, पर उनमें वो गर्मी नहीं थी जो शरीर को राहत दे सके। गांव सीतापुर अभी भी धुंध की चादर में लिपटा पड़ा था। खेतों के ऊपर सफेद पाला ऐसे जम गया था जैसे किसी ने दूध उड़ेल दिया हो। ओ नैना, जरा वो पुराना मफलर दे देना, खेत पर जाना है। हमारी फसल, गेहूं की हालत देखनी है। आप इतनी ठंड में खेत जाओगे? रुको, जरा धूप निकल आए तब जाना। धूप का क्या भरोसा, फसल तो अपने समय से ही होगी, और मुझे भूख भी नहीं है लगी है। किशोर अपने पुराने मफलर व जूते पहनकर खेत की ओर चल पड़ा। कंधे पर फावड़ा, शरीर पर मफलर और पैरों में पुराने जूते जिसमें ठंड की चुभन। हर कदम पर लगता जैसे जमीन की ठंड पैर से होकर सीने तक पहुंच रही हो। ओ किशोर, इतने सवेरे सवेरे कहाँ चला जा रहा है? खेत की ओर दादा, फसल देखनी है। रात को पाला पड़ा था ना। सुन बेटा, ठंड बड़ी कड़क है। हम तो उम्र के मारे घर में बैठे हैं। तू जवान है, मगर ध्यान रखना, बर्फीली हवाएं सीना जमा देती है। डरती तो ठंड भी होगी दादा, हम जैसे लोगों से जो रोज पेट के लिए लड़ते हैं। खेत पर पहुंचते ही किशोर के कदम थम गए। गेहूं की नन्ही बालियां आ चुकी थी। पाले की ठंड से पत्ते सफेद हो गए थे। जमीन इतनी सख्त हो गई थी कि भावड़ा भी उसमें घुसने से मना कर रहा हो। हे भगवान, अगर ये फसल मर गई तो मेरा घर कैसे चलेगा? बेटा, इस साल तो मौसम ही रूठा है। इस साल बारिश भी बहुत ज्यादा हुई, और अब ये ठंड, सब किसान रो रहे हैं। दोनों ने खेत की मेड़ पर बैठकर जलेबी खाया। हर जलेबी के साथ ठंड जैसे अंदर उतरती जा रही थी, पर बातों में एक उम्मीद थी कि कल शायद कुछ बेहतर हो। अगर बब्बन सेठ कुछ अनाज उधार दे देता तो कुछ दिन कट जाते चाचा, पर वो तो रकम सुनकर ही दरवाजा बंद कर लेते हैं। हिम्मत मत हार बेटा, गरीब की ठंड दोहरी होती है, एक मौसम की और एक मजबूरी की। पर सूरज हर बार उगता है, बस थोड़ी देर लगती है। किशोर ने आसमान की ओर देखा। सूरज बादलों के पीछे छिपा था। वो मुस्कुराया और बोला, कभी तो निकल ही आएगा सूरज दादा। हमारे नसीब की धूप भी शायद इंतजार कर रही है। दिन ढलते ढलते शाम हो गई और फिर वही ठंडी हवाएं लौट आई थीं। सूरज जैसे जल्द ही ठंड से हार मानकर बादलों के पीछे छिप गया था। गांव सीतापुर की गलियां फिर से वीरान हो चली। लोग अपने अपने घरों में अलाव जलाकर बैठे थे, मगर किशोर की झोंपड़ी में लकड़ियों का एक टुकड़ा भी नहीं था। सुनिए जी, जरा देखिए तो, हमारे घर में अब कुछ भी नहीं बचा। न लकड़ी है न भूसा। ये ठंड तो जान ले लेगी।
कल खेत की तरफ गया था, तालाब के किनारे जो सूखी लकड़ियां थी वो भी सब लोग ले गए। अब तो कुछ नहीं बचा। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। बस बेटा, थोड़ी देर और, मैं तेरे लिए कुछ करूँगी। नैना ने कोने में रखे उन बर्तनों को देखा। बस थोड़ा सा चावल और एक कटोरी दाल बचा था। सुनिए जी, थोड़ा सा चावल बचा है, खिचड़ी बना दूं? हाँ बना दो नैना, बच्ची को कुछ गरम मिल जाए तो अच्छा है। हम तो पानी पीकर पेट भर लेंगे। आप भी थोड़ा खा लेना जी, सारा दिन खेत में रहे, ठंड भी लगी होगी आपको। नहीं नैना, बच्ची की भूख पहले। हमने तो इतनी ठंड झेली है कि अब आदत सी लग गई है। नैना ने थोड़े से पानी में दाल चावल उबालने शुरू कर दिए। माँ, खिचड़ी की अच्छी महक आ रही है। हाँ बेटा, मैं अभी तुम्हें तुरंत खिचड़ी परोस रही हूँ। जब खिचड़ी पक गई तो नैना ने एक छोटी थाली में खिचड़ी थोड़ी सी परोसी। उस खिचड़ी को राधा ने तुरंत खा लिया। तब उसकी आंखों में अब कुछ चमक लौटी। आप भी खा लीजिए, थोड़ा खिचड़ी बची है। नैना तुम भी खा लो पहले, बचेगा तो मुझे देना। वैसे हम दोनों तो ठंड के आदी हैं, बच्ची पेट भर ले वही सबसे अच्छी बात है। उस रात तीनों को नींद नहीं आई। चूल्हे की राख ठंडी पड़ चुकी थी और हवा अब भी दीवारों के बीच से चली आ रही थी। किशोर ने अपने बेटे और पत्नी को चादर में लपेटा, खुद किनारे बैठ गया और आसमान की ओर देखने लगा। हे भगवान, ये ठंड कब जाएगी? कब हमारे घर में भी गर्मी आएगी? उसके शब्द हवा में ऐसे खो गए जैसे आसमान ने भी जवाब देने से मना कर दिया हो। सिर्फ चांद की ठंडी रोशनी झोपड़ी की खिड़की से अंदर आ रही थी। सुबह जब सूरज निकला तो उसकी रोशनी में गर्मी नहीं, बस धुंध का पर्दा था। गांव सीतापुर की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे ठंड ने हर जिंदगी को जमा दिया हो। किशोर को उसके पुराने संदूक में फटा हुआ स्वेटर मिला। उसे पहनकर वो चारपाई पर बैठ गया। सुनिए जी, पड़ोसी रामलाल की झोपड़ी से कोई आवाज नहीं आ रही। सुबह से कुछ लोग बोल रहे थे कि रात बड़ी भयंकर थी, चलो चलकर देख लेते हैं। किशोर और नैना धीरे धीरे रामलाल के घर की ओर निकले। दोनों झोपड़ी के पास पहुंचे तो अंदर अंधेरा था। रामलाल अपनी झोपड़ी में चारपाई पर चुपचाप पड़ा था। उनकी सांसें थम चुकी थीं। उनकी पत्नी दीवार से टेक लगाए रो भी नहीं पा रही थी। शरीर ठंड से अकड़ चुका था। किशोर की आंखों में ये डर समा गया था। वो जानता था अब सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। हे भगवान, ठंड ने इन लोगों को भी नहीं छोड़ा। अब क्या होगा? बाबूजी, क्या रामलाल दादा मर गए? हाँ बेटी, बूढ़ों के लिए तो ठंड बहुत बड़ी बीमारी है। अगर गरीबों के घर आग ना जले तो जान ऐसे ही चली जाती है। फिर हम आग क्यों नहीं जलाते बापू? कहाँ से ले लकड़ी बेटी, अब जंगल भी तो सूखा पड़ा है। शाम तक खबर फैल गई। गांव में अब तक 10 लोग ठंड से मर चुके थे। गांव की चौपाल पर लोग जमा हुए। सबके चेहरों पर डर और बेबसी थी। भाइयों, ये सर्दी तो मौत बनकर आई है। हमारे पास लकड़ी नहीं, चारा नहीं, कुछ भी नहीं है। अगर आज हमने कुछ भी नहीं किया तो कल कौन बचेगा? आप ठीक कहते हैं काका, हमें पंचों से कहना होगा, सरकार से मदद मांगनी होगी। लेकिन जी, जब तक मदद आएगी तब तक कहीं देर न हो जाए। सवाल हवा में गूंजा, पर जवाब किसी के पास नहीं था। सिर्फ ठंडी हवा थी जो सबकी सांस जमा रही थी। रात फिर उतर आई थी, पर इस बार वो पहले से ज्यादा काली थी। गांव के कई चूल्हे ठंडे हो चुके थे और कुछ लोगों की सांस भी। किशोर की झोपड़ी में आग तो जल रहा था, पर उसमें गर्मी नहीं, बस राख बची थी। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। सो जा राधा, भगवान से दुआ कर कि कल सूरज में थोड़ी गर्मी हो। सुनिए जी, अब घर में लकड़ी भी नहीं बची हैं, कहीं से कुछ इंतजाम करना होगा। जानता हूँ चंदा, पर कहाँ जाऊं? जंगल दूर है, रास्ते पूरे बर्फ से ढके पड़े हैं। किसान हूं, पर खेत में बर्फ जमी है, काम ठप है। फिर भी मैं कुछ तो करूंगा। भगवान, अगर तूने मुझे हिम्मत दी है तो मैं अपने गांव को यूं मरने नहीं दूंगा। मैं जंगल जाऊंगा, भले ही ठंड मुझे काट खाए, पर गांव के लिए लकड़ी लाऊंगा। इतनी ठंड में नहीं जी, आप मत जाइए। जंगल बहुत दूर है, रास्ते में सियार और भेड़िए घूमते हैं। अगर इस बात से मैं डर गया तो गांव कैसे जिएगा? सावधानी से जाइएगा। तुम बस चूल्हा संभालना नैना, मैं लौटूंगा तो आग और उम्मीद दोनों लाऊंगा।
जंगल का रास्ता लंबा था, हर कदम पर बर्फ